जय हिंद। आज का टॉपिक है नोट्स ऑन प्रीएम्बल यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना पर एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो फ्रेंड, प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, आपको बताते चले कि 13 दिसंबर 1946 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने एक ड्राफ्ट किया था। उस ड्राफ्ट का नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना के रूप में हम लोग के समक्ष प्रस्तुत हुआ। ठीक है, सिंस वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य थे और कई और सदस्यों को भी ड्राफ्ट करने का अवसर यानी एक ड्यूटी दी गई थी, उनमें से जवाहरलाल नेहरू ने भी एक ड्राफ्ट किया था जिसका नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो बाद में प्रीएम्बल बन के आया। ठीक है, और जब संविधान पूरा बन गया तो 26 नवंबर 1949 को प्रीएम्बल को अडॉप्ट कर लिया गया था। और साथ में आपको बता दें कि प्रीएम्बल में कुल 86 वर्ड्स से 86 वर्ड्स से प्रीएम्बल पूरा गठित हुआ है। प्रीएम्बल का जो सबसे मेन उद्देश्य वो है कि इट इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका शुरुआत की जाए तो वो प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना से होता है। ठीक है, और प्रीएम्बल के माध्यम से ये पता चलता है कि हमारे जो 4 फाउंडर हैं, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सदस्य थे जिन्होंने इनको ड्राफ्ट किया था, उनकी मंशा क्या थी इस संविधान को बनाने का, वो प्रीएम्बल से पता चलता है। ठीक है, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि प्रीएम्बल इज द की पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इस प्रीएम्बल के माध्यम से पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है और उनका एम क्या है। ठीक, दूसरी बात कि संविधान में जो अथॉरिटी मिली हुई है वो प्रीएम्बल में अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो अथॉरिटी प्रीएम्बल यानी संविधान को पावर मिलता है वो है इंडियन पीपल, भारतीय नागरिक के वजह से उनको ये अथॉरिटी यानी ऑथराइज यानी पावर मिलता है कि संविधान को बनाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका अथॉरिटी आई है वो है इंडियन पीपल से बना हुआ है। ठीक है, प्रीएम्बल का जो है आप देखें तो ये ऐसे इंडिया की बात करते हैं, भारत के वर्ष की बात करते हैं जो कि सोवरेन है। सोवरेन का मतलब ये होता है संप्रभुता, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ 26 जनवरी 1950 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार हम लोग आज़ाद हुए। और वैसे तो 15 अगस्त 1947 को माना जाता है, लेकिन रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है कि उस दिन संविधान हमारा लागू हो गया ना पूर्ण रूप से। कुछ यानी कि कुछ पार्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया था, और कुछ जो बचे हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मतलब एक सोवरेन का मतलब ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद से कोई भी अन्य राष्ट्र का कानून हम पे लागू नहीं हुआ। वही कानून हम पे लागू हो जो संविधान हमारे पार्लियामेंट को या हमारे जो विधायक हैं विधानसभा में उनको ऑथराइज करता है, वही कानून पूरे देश में लागू होगा। कोई बाहरी कानून हम पे लागू नहीं होगा। यानी कि संप्रभुता का मतलब है कि हम लोग खुद अपने आप यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया आर द सोवरेन एंड वी आर नॉट गवर्न बाय एनी अदर आउट लॉ या आउट फोर्स। कोई बाहरी व्यक्ति और पावर के अंतर्गत हम लोग नहीं आते हैं। संप्रभुता मतलब वी आर फ्री। उसके बाद है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर समाजवाद है, यानी कि यहाँ पर जो स्टेट है यानी कि जो राज्य है सरकारें बनी या केंद्र सरकार बनी है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों को पूरा ध्यान रखें, वेलफेयर स्टेट होने के नाते वो लोगों का ध्यान रखें और ये कोशिश करें कि जो यहाँ के लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनका इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इक्वलिटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाए और इस तरह से वो पूर्णतः डेवलप कर सके। क्योंकि यहाँ के आम नागरिक जब डेवलप होंगे तभी भारत जो है एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है, इसलिए सोवरेन कॉन्सेप्ट लाया गया। उसके बाद आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी धर्म हमारे देश में कोई धर्म प्रधान देश नहीं है, यानी कि हर प्रकार के धर्म यहाँ रहते हैं और इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री।
सेकुलर का मतलब ये है कि हम लोग किसी भी धर्म से गवर्न नहीं होते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को स्पेशली यानी प्रायोरिटी नहीं दी हुई है। सारे धर्म यहाँ पर समधर्म समभाव के भाव से हम लोग यहाँ पर रहते हैं और संविधान भी यही कहता है। उसके बाद डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो यहाँ के आम नागरिक ही उन्हें चुनते हैं, यानी कि एडल्ट सफरेज जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं वो उनको चुनते हैं। यानी कि यहाँ का डेमोक्रेटिक का मतलब है कि यहाँ का एमपी या एमएलए जो रूलिंग पार्टी होते हैं या रूलिंग सदस्य होते हैं वो यहाँ के पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेरिटेज सिस्टम नहीं है और न ही यहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है जहाँ पर हर विधायक और सांसद आम पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं। आम पब्लिक मतलब आम भारतीय द्वारा। उसके बाद रिपब्लिक का मतलब है चाहे गवर्नर हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो। गवर्नर का कोई चयन तो होता नहीं है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उन्हें अपॉइंट करते हैं। ठीक है, चुनाव जो होता है वो देखा जाए तो इनडायरेक्ट, यानी कि आपके इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुने जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। यानी कि जो हम लोग एमपी एमएलए चुनते हैं वही एमपी एमएलए चुने सदस्य के द्वारा जो है एक और मेंबर का अपॉइंटमेंट यानी इलेक्शन होता है, जो कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और रिपब्लिक का मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो भी जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं, यहाँ कोई नॉमिनेटेड या हेरिटेटिव सिस्टम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा राष्ट्र जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। साथ में बता दें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो जस्टिस और न्याय होगा वो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, समाजवाद या नैतिक, पॉलिटिकली यानी राजनीतिक आधार पर, और इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से वो जस्टिस सबके लिए बराबर। फिर लिबर्टी आ जाती मतलब है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पर हर व्यक्ति पूर्ण तरह से आज़ाद है, किसी से भी विश्वास करे, अपने धर्म को वो जहाँ चाहे जैसा चाहे वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कुछ विभिन्न परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए तो हर एक नागरिक यहाँ पर उनको बराबर का अधिकार मिला हुआ है, राइट टू क्वालिटी मिली हुई है। ठीक है, हाँ, कुछ वृद्ध हैं, कुछ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए कुछ अलग विशेष योगदान, अलग रिजर्वेशन दी गई है, जिसे हम कहते हैं कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया गया है। उसके आधार पे अगर कुछ और अलग विशेष प्रिविलेज दी जाती है तो वो बात अलग है, वरना नॉर्मली जो है यहाँ के लोगों को एक राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है, इक्वालिटी ऑफ गेटिंग अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल। उसके बाद है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड यानी असुलिंग द डिग्निटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। जो भी यहाँ पर लोग हैं उनके आपस में भाईचारा रहे, ब्रदरहुड बना रहे, इस बात का ध्यान रखा जाता है। साथ में बता दें आपको कि यहाँ पर प्रेम्बल में दो शब्द यानी कि सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये पहले नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद से इसमें जोड़ा गया। तो अब कुछ केस लॉस की बात करें तो इन रिवरी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कहा गया कि नहीं, प्रेम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर का जो पालन है वो सबसे पहले केशवानंद भारती केस में कहा गया है, यानी कि ये एक सोल है, बेसिक स्ट्रक्चर। और कोई भी अमेंडमेंट अगर किसी संविधान में कोई पार्लियामेंट करना चाहती है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखेगी, क्योंकि जो 4 फाउंडर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से पता चलता है, जो कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक के साथ साथ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की बात करता है। ये सब मेंटेन रहना चाहिए और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। इसी को क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और बाद में इस फेडरल स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ये सारी बातें भी धीरे बेसिक स्ट्रक्चर में जुड़ता चला गया है। ठीक है, यानी कि केशवानंद भारती केस में साफ साफ कह दिया गया कि जो आपका प्रेम्बल है, इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जस्टिस रामास्वामी ने ऐसा बोमाई केस में कहा कि प्रेम्बल इज द बैकबोन, इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये
कैनॉट बी अमेंडेड। साथ ही पी एन भगवती साहब, जिनको PIL के जस्टिस कहा जाता है, उन्होंने ये कहा अपने कई जजमेंट में कहा कि प्रेम्बल इज द बैकबोन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्रेम्बल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैनॉट बी अमेंडेड। इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आगे देखें तो पूरा ओवरऑल ये कंक्लूजन निकल के आता है कि प्रेम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है, की पॉइंट है और एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रस्तावना है जो कि 4 फाउंडर्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के इंटेंशन को समझने के लिए मदद करता है। और साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन करना चाहे किसी शब्द के बारे में तो प्रेम्बल को ही सामने रखा जाता है जिससे कि इंटरप्रिटेशन किया जा सके। और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये भी प्रेम्बल से ही पता चलता है। और इसीलिए प्रेम्बल को कहा जाता है कि इट इज ए की पॉइंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज ए बेसिक स्ट्रक्चर because it helps the constitution in interpreting the words of the constitution। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से देखा जाए तो प्रेम्बल एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर जब तक बना रहेगा हमारा देश विकासशील से विकसित होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। That's it। अगले टॉपिक पे हम एक नया वीडियो बनाएंगे। तब आपको सब प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।